नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ मुंबई संयुक्त डॉक्टर स्मिता रंजित काले सबसे पहले भारत माता को नमन करती हूँ। आज हमारा असीम सौभाग्य प्रस्तुति भी है कि हमें आत्मनिर्भर भारत विशेष संवाद बैठक में आज के हमारे प्रमुख वक्ता भारत के सफलतम स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी प्राप्त हुए हैं। हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात है कि 22 मई 2020 को आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी सदस्य में अध्यक्ष पद को संभाला। आप एक निष्णात एवं कुशल नाक कान गला के शल्य चिकित्सक हैं। आप केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भारत को वैश्विक शक्तियों से आगे ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है किसी भी क्षेत्र में भारत विदेशों से कम न हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चिकित्सा हो या किसी भी प्रकार का अनुसंधान। इसको और आगे जाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया और इसी आविष्कार के वजह से आज भारत का नाम विश्व पटल पर बड़े आदर के साथ लिया जा रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कार्य किया है। उन्होंने पोलियो उन्मूलन जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक सिद्ध किया। सर, मैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र की तरफ से आपका हृदय से आज की बैठक में स्वागत करती हूँ। मैं पद्म भूषण भूतपूर्व क्षेत्रीय संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर अशोकराव कुकड़े जी का भी इस बैठक में विशेष स्वागत करती हूँ। सर, आज ये इंटरैक्शन देश की सभी डॉक्टर एपीआई के माध्यम से देख रहे हैं। सर, कोरोना वैश्विक महामारी में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य ने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्षी नेता महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत पाटिल जी इनके मार्गदर्शन तथा भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक माननीय डॉक्टर अजित गोपचड़ी जी के नेतृत्व में अंत्योदय और राष्ट्र सेवा इन विचारधारा के साथ अनेक लोक कार्यक्रम किए हैं, जैसे फीवर क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक, कम्युनिटी किचन, सैनिटाइजर, N95 मास्क, आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का वितरण किया। थर्ड जेंडर गरीब मजदूर लोगों के लिए धान्य भेंट दिया। मास्क क्लिनिक, स्वैब टेस्टिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, मेगा हेल्थ कैंप किए। सर, ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प लेकर अजित गोपचड़ी जी के नेतृत्व में 6 मेले हुए, जैसे मुंबई, ठाणे, कोकण, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में ऑनलाइन संगठन बैठक तथा मॉडर्न मेडिसिन के साथ सबका विकास इस मंत्र का पालन करते हुए पैरामेडिकल, दंत चिकित्सक, फार्मेसी, रेडियोग्राफी विंग्स का निर्माण हुआ। सर, ने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया, इसलिए मैं हम सभी टीम की ओर से हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं हमारे मार्गदर्शक महाराष्ट्र के संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ माननीय डॉक्टर अजित गोपचड़ी जी को विषय का परिचय देने के लिए विनती करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर स्मिता जी। आदरणीय केंद्रीय आरोग्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी तथा भूतपूर्व क्षेत्रीय संघचालक पद्म भूषण डॉक्टर अशोकराव कुकड़े जी इस बैठक में उपस्थित है। इस बैठक में डॉक्टर स्मिता काले जो रेडियोलॉजिस्ट है, कन्वीनर मुंबई मेडिकल सेल, डॉक्टर मेघनाथ प्रभुले कन्वीनर वेस्टर्न महाराष्ट्र न्यूरोपैथोलॉजिस्ट है और पैथोलॉजी में गोल्ड मेडल है। डॉक्टर राहुल कुलकर्णी थाना के कन्वीनर है, मेडिकल सेल बीजेपी के, वो ENT सर्जन है। डॉक्टर स्वप्निल मंत्री कोऑर्डिनेटर है हमारे मेडिकल सेल बीजेपी के, वो पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर बाला साहेब भानपाले जो आयुष काउंसिल के सदस्य है, हमारे सहसंयोजक है भाजपा मेडिकल सेल के। डॉक्टर गिरीश गर्गे जी जो पीडियाट्रिशियन है, विदर्भ के संयोजक है। डॉक्टर प्रशांत राठौड़ आर्थोपेडिशियन है, वो पश्चिम विदर्भ के संयोजक है। डॉक्टर माधुरी शाह जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मुंबई की सह संयोजिका है। डॉक्टर पूनम तिवारी जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो मुंबई की सह संयोजिका है। डॉक्टर उज्ज्वला हाके वो आयुर्वेद क्षेत्र में काम करती है और को कन्वीनर है हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के। डॉक्टर गोविंद भटाने जी जो डेंटल सर्जन है और डेंटल विंग के प्रमुख है। डॉक्टर योगेश जोशी जो फार्मेसी विभाग के प्रमुख है। उपस्थित सभी जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय केंद्रीय आरोग्य मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी और माननीय कुकड़े काका, हम भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ गत 6 साल से महाराष्ट्र में मेडिकल क्षेत्र के सभी विभागों में अपना संगठन मजबूत करने के लिए हम कटिबद्ध है। हमने महाराष्ट्र के 7 विभाग दिए हैं।
सभी जिला विभाग तथा प्रदेश स्तर तक हमें संगठन का रचनात्मक ढांचा हमने खड़ा किया है। संपूर्ण राज्य में कुल मिलाकर 3500 पदाधिकारी, सभी पैकी के डॉक्टर, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, टेक्नीशियन सक्रियता से संगठन के काम में जुड़े हुए हैं। हफ्ते में एक बार विभाग स्तर की, महीने में एक बार जिला स्तर की और 2 सप्ताह बाद प्रदेश स्तर की संगठन की रचनात्मक बैठक होती है। हमारे संगठन के बहुतांश कार्यकर्ता महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, आयुर्वेदिक काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल तथा डेंटल काउंसिल पर निर्वाचित होकर सदस्य चुनाव चुनकर गए हैं। हेल्थ यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी हमारे कुछ सदस्य काम करते हैं। कोरोना संकट काल में मुंबई में 650 डॉक्टर पदाधिकारी, थाने में 80 डॉक्टर, पुणे में हमारे डॉक्टर पदाधिकारी एवं पैरामेडिकल वर्कर 150, औरंगाबाद में 40, नागपुर में 200 और नासिक में 60 डॉक्टर पदाधिकारी अपने संख्या बल के साथ सेवा कार्य में अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमारे कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, बहुत सारे अभी कुछ क्वारंटाइन टीम में है। महाराष्ट्र में हमने टीम के सदस्यों के साथ मिलकर हर विभाग में एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल संपूर्ण सुविधा के साथ यशस्विता से हमने खड़े किए हैं और वो आपके मार्गदर्शन से माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके मार्गदर्शन के अनुसार यशस्विता से काम कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी तथा भूतपूर्व क्षेत्रीय संघचालक पद्मभूषण डॉक्टर अशोकराव उगड़े जी, आप दोनों ने भाजपा टिकट प्रकोष्ठ का इस बैठक का निमंत्रण स्वीकार करके हमें उपकृत किया है। राष्ट्र के स्तर पर आप दोनों का स्वास्थ्य एवं वैद्यकीय क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपने सभी देशवासियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड का इस संकट काल में बहुत बड़ी योजना भेंट देकर आपने देश में चिकित्सा तथा आरोग्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। इसलिए आपका मैं विशेष हार्दिक अभिनंदन इस बैठक में करता हूँ। इस बैठक की जैसी घोषणा हुई, जैसे आपका समय हमें मिला, पूरे महाराष्ट्र में से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। माननीय हर्षवर्धन जी, यह बैठक अपने देश में, महाराष्ट्र में कई लाखों अपने वैद्यकीय क्षेत्र के मान्यवर लोग ये बैठक देख रहे हैं। इन लोगों ने कुछ हमें प्रश्न भेजे थे, उसमें से कुछ गिने चुने प्रश्न हमने आपके सामने रखने का एक प्रामाणिक हम प्रयत्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, जो डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सेज, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन तथा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कोरोना योद्धाओं का संरक्षण का कानून कोविड संकट काल के बाद भी कायम शुरू की लागू किया जाए, यह कठोरता से प्रश्न आया है और कठोरता से भविष्य में इसकी अमलबजानी की जाए, ऐसी भी एक मांग है। तो दूसरा प्रश्न है, कोरोना संकट काल में जिन कोविड योद्धाओं का बलिदान हुआ है, उनका इंश्योरेंस को आपने मान्यता दी है, इसलिए हम हृदय से आपके आभारी है। इस प्रक्रिया को तेजी से अमल में लाकर उनके परिवार तक यह राशि पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए हम प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है। हम आपसे विनती करते हैं कि जिनका बलिदान हुआ है उनको राशि जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और नॉन कोविड जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले और सभी ऑल पैथिक के जो सारे चिकित्सक है, उनकी भी मांग है कि उनके भी इंश्योरेंस के लिए आप दौड़ करें और उसका भी अमल किया जाए। तीसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छी सुविधाएं और सभी प्रकार के टैक्स में एग्जम्पशन के लिए युवा डॉक्टर्स को, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन मिले, ऐसी कुछ प्रश्न मेरे तरफ आए थे। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर स्मिता जी। धन्यवाद सर। मैं अब पश्चिम महाराष्ट्र संयोजक डॉक्टर मेघना चौधरी मैम को उनका प्रश्न पूछने की विनती करती हूँ। आदरणीय मंत्री महोदय जी, नमस्ते। मेरे आज 2 सवाल है आपके लिए। मेरा पहला सवाल है, क्या MBBS के बाद ही सीधा 5 साल का सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू किया जा सकता है? मेरा दूसरा सवाल नवजात शिशुओं की कुपोषण के बारे में है। क्या कुपोषित नवजात शिशुओं के विकास के लिए हर एक वैद्यकीय महाविद्यालय में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना हो सकती है? क्या केंद्रीय सरकार के पास ऐसी कोई योजना है? धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं अब ठाणे कोकण विभाग संयोजक डॉक्टर राहुल कुलकर्णी सर को अपना प्रश्न रखने की विनती करती हूँ। आपका म्यूट कीजिए राहुल जी। आदरणीय मंत्री महोदय, नमस्कार सर। मेरे 2 सवाल हैं। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने के लिए और संशोधन की आवश्यकता है। रिवाइज अपग्रेडेशन
हो ऐसे प्राइवेट हम डॉक्टरों की प्रार्थना है। इस योजना में कुछ बदलाव लाकर कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और दूसरा और एक सवाल है सर, हमें ऐसा महसूस हुआ कोरोना महामारी या पैंडेमिक के काल में ग्लोव्स, सैनिटाइजर, पीपी किट ऐसे जो इसेंशियल वस्तुएं हैं हॉस्पिटल के लिए, उसके चार्जेस रेट बहुत बढ़ गए थे। अगर इस रेट में कैपिंग आती है या फिक्स रेट होते हैं, इससे पेशेंट और डॉक्टर दोनों का भी फायदा होगा, ऐसा हमें लगता है। इसके लिए कोई कार्य और करने की आवश्यकता है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। मैं अब हमारे भाजपा महाराष्ट्र चिकित्सक प्रकोष्ठ समन्वयक डॉक्टर स्वप्निल मंत्री जी को आगे का प्रश्न पूछने करती हूँ। नमस्ते आदरणीय सर, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल दंत चिकित्सक टीम की ओर से है, जो अभी कोरोना काल में कार्यरत है, उन्हें कोविड का जो बीमा संरक्षण है वो दिलाकर पब्लिक सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जाए। और दूसरा सवाल मेरा फार्मासिस्ट बंधुओं की ओर से है, जो इस कोरोना संकट काल में दिन रात कार्यरत है, उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान देकर उन्हें भी बीमा संरक्षण दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, अब सभी डॉक्टर्स और टीम की तरफ से मैं एक प्रश्न पूछना है कि आने वाले भविष्य काल में महामारियों से लड़ने के लिए सरकार कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है क्या? सर, अब मैं हमारे भूतपूर्व क्षेत्रीय संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर अशोकराव कुकडे जी को सभी को संबोधित करने की विनती करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इस विशेष बैठक में आपका मनपूर्वक स्वागत है। मुझे बहुत आनंद है कि ऐसा ये मौका हम सभी को मिल रहा है आपके साथ संवाद करने का। महाराष्ट्र भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठों का ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं वर्षों से इससे जुटा हुआ हूँ। डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी का संपर्क उनके साथ संवाद रहता है और समाज जीवन के हर क्षेत्र में संगठन करे और संगठन के माध्यम से वहाँ जो प्रश्न निर्माण होते हैं उसकी उलझन करे। ये हमारा जो संस्कार है इसका ये बहुत अच्छा दर्शन है, ऐसा मैं समझता हूँ। सभी सुप्रतिष्ठित वैद्यकीय व्यवसायी होने के नाते व्यापक सामाजिक संपर्क रहता है और ये संपर्क का लाभ लेकर लोगों को अपनी विचारधारा से हम जोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा पिछले 55 वर्ष का अपने व्यवसाय का अनुभव है। निजी व्यवसाय करते समय या रुग्णालय का काम करते समय ये संपर्क के माध्यम से हम लोगों को जोड़े और ये संगठन के माध्यम से अपनी जो वैचारिक परिधि है विस्तृत करने का प्रयास करें, ये बहुत उचित है और उस दृष्टि से सफलता मिलती है, ऐसा वर्षों का मेरा अनुभव है। खास करके कोरोना जैसे आपत्ति में अपने कार्यकर्ताओं ने प्रकोष्ठ के माध्यम से जो प्रबोधन किया है, जो वैद्यकीय सेवा का काम किया है, संगठन का तो एक अच्छा नमूना लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, बहुत सराहनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक प्रांत में ऐसा प्रकोष्ठ तैयार होना चाहिए देश भर में। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप मूर्धन्य स्थान पर वैद्यकीय क्षेत्र में अपने देश में आगे चलकर आने वाले 2-3 वर्षों में अगर इस ढंग से हम सोच विचार करें और हर प्रांत में एक वैद्यकीय प्रकोष्ठ स्थापन करें, जैसा शुरू हो वैसा महाराष्ट्र उसमें सबके सम्मुख रहेगा, सामने रहेगा। महाराष्ट्र विल रिमेन ऑन द फोरफ्रंट और इसके माध्यम से अपनी विचारधारा को और बड़ा बल जो प्राप्त हो सकता है, जो एक आवश्यकता है, खास करके समाज जीवन में क्रीम ऑफ द सोसाइटी, वैचारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, ऐसे वैद्यकीय क्षेत्र में जितने लोग हमारे साथ आएंगे उतना बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उस दृष्टि से आप सोच विचार करिए, ये मेरा सुझाव है। ये बात सही है कि अभी काम का बोझ बहुत है। नित्य काम तो हम लोग करते हैं, एज सच आवर लाइफ इन मेडिकल प्रोफेशन इज क्वाइट बिजी
Not only irregularities are there, but so many other factors are there which are constantly affecting us. इसके बावजूद भी ये काम करना होगा by planning properly in our own personal as well as professional life. ये काम का जो बोझ बड़ा है उसके कोई परिणाम दिखाई देते हैं जो हम लोग अनुभव भी करते हैं. अभी एक अनुभव आ रहा है कि डॉक्टर लोग तो कुछ हद तक विक्टिम्स बन रहे हैं ये काम के कारण. जैसा भी उल्लेख हो गया कि कई डॉक्टर लोग स्वयं कोरोना के शिकार हो गए हैं. न केवल कोरोना के शिकार हो गए लेकिन द स्ट्रेस ऑफ द वर्क इज क्वाइट सीवियर. देयर आर वेरी हेवी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट. देयर आर प्रेशर्स, देयर आर लीगल प्रॉब्लम्स. Unfortunately, occasionally there are assaults. I have experienced in my own city. There have been 2 incidences in last fortnight. Doctors assaulted by corona patients or their relatives. Financial stress is there. At our place, we are running corona hospital, and we find it financially to be quite difficult to run it. फिर भी एक सामाजिक दायित्व के नाते लोग निभा रहे हैं. लेकिन ये सभी का सोच विचार करके आज जिस ढंग से केंद्रीय शासन काम कर रहा है इन पहलुओं का भी विचार करके ये सब स्ट्रेस जो है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वर्किंग सिस्टम ये कम करने का प्रयास करे ऐसा मुझे लगता है. गवर्नमेंट शुड try and take cognizance of all these hurdles which we are trying to face. It is certain that we are going to stay with corona for quite some time. It is going to be a part of our life, social life, professional life, in every aspect of our life. We have to stay along with it, and therefore permanent modifications have to be done. Right from the beginning, I have been talking on this subject with people in small groups or comparatively bigger groups as well, and just as our Prime Minister has been advocating, we are trying to convert this incidence into an opportunity, a calamity to be converted into an opportunity, and for that sake proper vision, proper execution, and according to that our strong mentality needs to be maintained. We are all poised for it, but I think this needs to be further propagated in the entire country at all levels. We are trying for it definitely, but we should all go ahead in the same way. Overall, medical profession has done its job very well. There has been good participation all over. I will give an example. In Pune, Dinanath Mangeshkar Hospital is there. Probably it is the biggest non-government organization working for corona. They have now 400 beds dedicated for corona. They are in the field right from the first day. That means there are more than 4.5 months that are working in the field in the best possible way. In a way, they have given a role model for us. A subject came from them, that is the last point which I am mentioning. They are making some use of Ayurvedic medicines in their routine protocol which has been advocated by WHO as well as which has been advocated by ICMR and our systems right from the top. Besides giving best of it, Ayurvedic drugs are being used, and yesterday only I received a paper out of it which is showing some promising results. I feel I should urge Dr. Harshvardhan, just as yoga has been popularized by our Prime Minister right from the first year, I think this could be an opportunity for working in Ayush for this particular reason, and maybe we will come out for some solution which could be adjourned at present. Maybe it will take some other place. And just as we say that lifestyle is one important part of Indian system of health, organization and propagation, I think this particular faculty, if we develop in a proper way, we will come out nicely with some more additional achievements in the medical field out of this calamity. I think whatever time was available for me, I have tried to put forth important points. There are a number of things we have already been using about it. You have been trying to execute. And as I said, I will repeat it once again before I end my speech.
that a calamity is to be converted into an opportunity. We are poised for it and we will go ahead with it under your leadership and the guidance of our Prime Minister. That's enough for me. Namaskar. धन्यवाद. धन्यवाद सर, आपने हम सभी का मनोबल बढ़ाया और हम आपके मार्गदर्शन के अनुसार संगठन का काम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे प्रमुख वक्ता आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्री सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस बैठक का समापन तथा समाप्त और मार्गदर्शन करने की विनती करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान कर रहे हम सबके लिए आदरणीय पद्म भूषण डॉक्टर अशोक राव कुकड़े जी, बीजेपी के महाराष्ट्र मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत गोपचड़े जी, डॉक्टर स्मिता काले जी, डॉक्टर स्वप्निल मंत्रा जी, डॉक्टर राहुल कुलकर्णी जी, डॉक्टर मेघना चौगुले जी, डॉक्टर बाला साहब हरपाले जी, और जो मैंने कुछ नाम सुने अभी जब डॉक्टर अजीत ने संबोधन किया, डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर आई थिंक गौरी, और मैंने जितना सुना डॉक्टर योगेश जोशी, और अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे। उनके सबके नाम तो मुझे नहीं इस समय संज्ञान में है, लेकिन मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप सबके साथ आज मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं भी आप ही का एक साथी हूं। ना तो मैं इस बैठक में कोई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भाग ले रहा हूं, मैं इस बैठक में आपके एक साथी के रूप में भाग ले रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी का आप ही की तरह एक साधारण कार्यकर्ता है और जो पिछले लगभग 51 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। और आप जिस बीजेपी के डॉक्टर सेल के सभी लोग सदस्य हैं, कन्वीनर हैं, स्टेट लेवल पर, रीजन लेवल पर जो आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लगभग 20 साल पहले 2001 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण जी बने थे, उस समय 2001 में मुझे बीजेपी के नेशनल कन्वीनर के रूप में डॉक्टर सेल का काम करने का मौका मिला था और देश भर में बहुत सारे स्थानों पर जाकर डॉक्टर सेल की यूनिट्स को स्थापित करना, उनको जो यूनिट्स स्थापित थी उनको लोगों को मिलना, ये सब कामों का मुझे उस समय अवसर मिला था और लगभग 2-2.5 साल तक वो सब मैंने काम किया। बाद में जब श्री जनक कृष्णा मूर्ति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके समय में भी ये जिम्मेदारी मेरे पास थी और फिर जब आदरणीय वेंकैया नायडू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस समय उनकी टीम में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। तो मेरा आपके साथ जो डॉक्टर सेल में जो संबंध है वो लगभग 20 साल से तो डायरेक्ट है और उसके पहले भी लगातार मेडिकल प्रोफेशन की विभिन्न
संस्थाओं में जहाँ जहाँ हमारे डॉक्टरों के मिलन होते हैं, उन सब के अंदर मैंने किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। लगभग 1 दशक जो मेडिकल कॉलेज में बिताया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के समय, उस समय कॉलेज में भी संघ की शाखा चलाई और बाद में फिर 1 दशक जो दिल्ली प्रांत में डॉक्टरों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी, उसको चलाने का दायित्व भी मेरे पास रहा। इस नाते आपको और आपके सबके साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है। जो हम लोगों का संबंध मेडिकल एसोसिएशन और उसके कारण होता है वो तो अपनी जगह है ही। 25, 26, 27 साल पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का मुझे अध्यक्ष रहने का भी सौभाग्य मिला। आप में से बहुत सारे लोगों को समय समय पर किसी न किसी फोरम पर अपने विचार परिवार में मिलने का भी मौका मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि डॉक्टर अशोक राव जी आज हमारे बीच में हैं और इस बात की भी खुशी है कि आपने बड़ा अपना कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसको बनाया है थोड़े समय के अंदर, और इसके अंदर हम आपस में बातचीत कर लें, इसका आपने योजनाबद्ध प्रयास किया है। मैं हृदय से आपको इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं कि ये 2020 का वर्ष लगभग पूरा का पूरा हम सब का कोरोना के खिलाफ युद्ध को लड़ते लड़ते बीत गया है। 7 जनवरी को चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये सूचित किया था कि उनके देश में कोई नए ऐसे कोरोना वायरस को वो देख रहे हैं जिसके कारण निमोनिया के केसेस हो रहे हैं, और ये एकदम नया है। और वो 7 जनवरी के समाचार के औपचारिक समाचार आने के बाद यहाँ इसी स्वास्थ्य मंत्रालय में, इसी निर्माण भवन में हमने 24 घंटे से भी कम समय के अंदर 8 जनवरी को ही अपनी पहली एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई थी। तो एक प्रकार से 8 जनवरी से लेकर और आज लगभग 24 अगस्त को हम जब बातचीत कर रहे हैं तो सारा देश कोरोना के खिलाफ जंग में अपने आप को झोंक चुका है। इस 8 महीने की लड़ाई के बहुत सारे पहलू रहे हैं, उनके विस्तार के चर्चा की मैं आवश्यकता आपके स्तर के डॉक्टरों के बीच में नहीं करना चाहता। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से भारत ने एक प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और ग्रेडेड स्ट्रैटेजी अपनाकर समय से पहले आगे क्या हो सकता है उसकी हम लोगों ने कल्पना की और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज को बनाया। सारे देश को गाइडलाइंस हर प्रकार की दी, सारे देश को एडवाइजरीज हर प्रकार की दी, सारे स्वास्थ्य मंत्रालयों को देश के हर तरह से सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री जी का निरंतर मार्गदर्शन रहा और आपने देखा कि किस प्रकार से सारे देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्सट्रीम लेवल पर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स एक्सट्रीम लेवल पर, अगर पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस था तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पर, वो चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे सी पोर्ट्स हो, चाहे वो बॉर्डर्स हो। और फिर जब पैंडेमिक की घोषणा हुई WHO के द्वारा मार्च के महीने में, उसके बाद भारत जैसे बड़े देश में प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की तो उसको करने से पहले भी
इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट करके देखा जनता कर्फ्यू का। लॉकडाउन के कई फेजेस को हम लोगों ने 3-4 फेजेस को देखा और फिर सब प्रकार की बहुत सारी परेशानियां भी बीच में आई। आपने मुंबई के लोगों ने तो माइग्रेंट लेबरर्स के इशू को बहुत नज़दीक से देखा और वो समय समय पर किस तरह की उसमें परेशानियां लोगों के लिए आईं और फिर हिम्मत करके हम लोगों ने अनलॉक भी किया। अनलॉक के भी अब वेरियस फेजेस के अंदर हम लोग आए हैं। वो शुरुआती दौर भी आपको सबको याद है कि जब चारों तरफ से एक ही आवाज़ आती थी कि पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों के लिए पीपीई किट्स नहीं है, N95 मास्क नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों की उपलब्धता के अंदर कमी है, शायद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारे के सारे जितनी मात्रा में आवश्यक हैं वो शायद नहीं है भारत के पास। लेकिन इसी 6-8 महीने के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो अभूतपूर्व क्षमता विकसित की कि थोड़े ही दिन के बाद जब हम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे, इकट्ठा भी करते थे, अलग अलग भी करते थे, तो शुरुआती 1-2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में हर व्यक्ति यही सब चीज़ों की शिकायतें हम लोग करता था। और थोड़े दिन के बाद ये स्थिति हुई कि हम लोगों ने इतने पीपीई किट्स और इतनी बाकी चीज़ें उनको सप्लाई किया कि हमको उन्होंने सबने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया कि अभी आप कुछ मत हमारे पर भेजिए, हमारे पर रखने के लिए जगह नहीं है। और लगातार जितनी भी चीज़ों के लिए जो भारत बनाता नहीं था, आज हम उस स्थिति में आए हैं कि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा रोज़ के पीपीई किट्स भारत में बन रहे हैं, N95 मास्क इसी तरह से बन रहे हैं। वेंटिलेटर्स हम यहाँ जो नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर्स को हमने एक्सपोर्ट करने की हम लोग स्थिति के अंदर आ गए हैं। और वैक्सीन की सर्च के लिए जो रिसर्च आवश्यक है, जो ट्रायल्स आवश्यक है, उस दौड़ में भी हम दुनिया में किसी से आज पीछे नहीं हैं। और 135 करोड़ का देश, जिसके लिए बड़े बड़े विद्वानों ने पिछले दिनों में कहा, भारत में आके कहा, बड़े बड़े टेलीविज़न के एंकर्स को इंटरव्यूज़ दिए कि इस समय जब हम आपसे अगस्त में बात कर रहे हैं या 300 मिलियन केसेस भारत में होंगे। और अभी आप देखिए कि 8वें महीने के अंदर हम हैं तो 300 नहीं, हम सिर्फ 3 मिलियन केसेस पर पहुंचे हैं। उसमें से भी 2.23 मिलियन केसेस जो है वो ठीक होके घर जा चुके हैं। आप सब लोग इसको सब दिन रात इन सब अनुभवों को खुद जी रहे हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और शायद बड़े गर्व के साथ हम लोग हर थर्सडे को इसी टेबल पर बैठकर, मैं सारे दुनिया के देशों के साथ जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होती है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो हर बृहस्पतिवार को हम लोग बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि भारत जो है वो कोई भी पैरामीटर की चर्चा करो, हम दुनिया के अंदर इतना बड़ा देश होते हुए भी सारे दुनिया के दूसरे देशों से हम बेहतर स्थिति में हैं। केसेस पर मिलियन हो, डेथ्स पर मिलियन हो, टेस्ट पर मिलियन हो, सब चीज़ों के अंदर हमारा रिकवरी रेट है तो वो दुनिया में सबसे बेहतर, हमारा फैटेलिटी रेट है तो वो दुनिया के अंदर सबसे कम। और आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में कैसे हर टेलीविज़न चैनल पर भारत सरकार को, हम लोगों को बार बार ये याद दिलाया जाता था। सब लोग बोलते थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, जैसे ये डायलॉग लोगों ने रटा हुआ था। और हमने अपनी यात्रा जो एक लैब से शुरू की थी, आज 1520 लैब। आप में से बहुत कम डॉक्टरों को इस बारे में एहसास होगा कि हमारी मोदी जी की सरकार आने से पहले ज़्यादातर वायरस
को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट, इसके लिए जो हमारा स्वैब है, इसके लिए जो हमारा सैंपल है, उसको हम अमेरिका के CDC अटलांटा के अंदर भेजा करते थे। और जब हमने ये युद्ध शुरू किया तो हमारे पास केवल एक आपके महाराष्ट्र की NIV पुणे लैब थी। आज देश के अंदर 3 घंटे का फासला तय करने पर कहीं पर भी हमने लैब इस 8 महीने में विकसित कर दी है। और पिछले सप्ताह तो एक दिन में 1 मिलियन टेस्ट करने का जो टारगेट था वो भी हम लोगों ने पूरा कर दिया। अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता का परिचय हमारे सभी साथियों ने दिया है। इस जंग में बड़े पैमाने पर हमारे आपके जैसे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, अस्पताल में काम करने वाले दूसरे हमारे सभी पैरामेडिक्स और उसके साथ साथ दूसरे हमारे अस्पताल के अंदर ही काम करने वाले सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के स्टाफ, अस्पतालों से बाहर पुलिस के लोग, दूसरे जितने भी आवश्यकता के अनुरूप काम करने वाली संस्थाओं के साथी, यानी बहुत बड़ी संख्या के अंदर बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स के कंट्रीब्यूशन के कारण आज हम लोग इस स्टेज पर पहुंचे हैं। मैं केवल आपको जिक्र कर रहा था कि 14 अगस्त को किस प्रकार के एक भावुक कार्यक्रम के अंदर मुझे भाग लेने का मौका मिला, जहां भारत के नक्शे के ऊपर 245 अपने साथी कोरोना वॉरियर्स को नतमस्तक होकर मुझे प्रणाम करना पड़ा और मेरी आंखें भी भर गईं और मुझे लगा कि शायद जीवन में हम लोगों ने कभी ऐसी लड़ाई के बारे में कल्पना नहीं की थी। भारत ने असाधारण योग्यता और परिचय अपने इस कोरोना के खिलाफ जंग में दिया है। मैं हृदय से आप सबको बहुत इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी पहले ही दिन से जैसे ही ये विषय आया, तुरंत उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाओं को सामने रख दिया। शुरुआती दौर में ही 15,000 करोड़ रुपया सारे देश के अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स तक पहुंचाने के लिए इंतजाम कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों के कल्याण के लिए योजना बना दी और उसके बाद आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की योजना बना दी। इन सब योजनाओं के अंदर आने वाले समय के अंदर यद्यपि भारत ने अपनी बीमारियों के खिलाफ, इन्फेक्शस डिजीज़ के खिलाफ, कम्युनिकेबल डिजीज़ के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की योग्यता और क्षमता है, उसको बहुत कुशलता और सक्षमता से देश या दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। पिछले सालों में हम लोगों ने चेचक जैसी बीमारी, पोलियो जैसी बीमारी का सर्वनाश किया है। 2014 में मैं इसी मंत्रालय में था। भारत में हम लोगों ने इबोला को घुसने नहीं दिया। पिछले 2 सालों के अंदर निपा वायरस केरल में आया, हम लोगों ने उसको केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। और ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो समय समय पर आती रही हैं, उनको लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए जिस प्रकार का रॉबस्ट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम भारत के अंदर विकसित पिछले सालों में हुआ है, हम किसी भी बीमारी को सही समय पर फील्ड में डायग्नोस करके उसको वहीं कंटेन करने की जो स्ट्रैटेजी है, उसको बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी कि जब हम ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कर चुके हैं, भारत लगातार आने वाले समय के लिए भी बहुत रॉबस्ट हेल्थ की स्ट्रैटेजी बना रहा है। पहली बार फाइनेंस कमीशन इस बार अपनी रिपोर्ट के अंदर हेल्थ के ऊपर पिछले 70 सालों के अंदर एक एक्सक्लूसिव चैप्टर लिखने वाला है, यानी हेल्थ के प्रति सरकार की प्राथमिकता के दृष्टि से। आप आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं और उसके अंदर जो एक तो कंपोनेंट ज़रूर है कि 55 करोड़
जो गरीब लोग हैं उनको हम एक स्तर की जो सुविधा है वो निःशुल्क प्रदान करते हैं, सेकेंडरी टर्शरी केयर, और वो देश के 2-2-2-2.5 हज़ार अस्पतालों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल भी है, उसमें अच्छे बड़े अस्पताल भी हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो देश में एक बड़ा काम हो रहा है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो देश भर में स्थापित हो रहे हैं, जिसमें से 40 और 50 हज़ार के बीच में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 31 दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख करने वाले हैं। और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो फोकस है ये फील्ड के अंदर है, ज़मीन पे है, ग्रास रूट पर है। इनका सबका फोकस प्रिवेंशन, पॉजिटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ है। जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और सब प्रकार के जो डिजीज़ के जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 100% बच्चों को वैक्सीन देना हो, चाहे वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट्स को नीचे लाना हो, चाहे वो ENT या मेंटल हेल्थ या दूसरी जितनी भी कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनकी अर्ली डायग्नोसिस, ये सारे विषय हैं। तो अभी जो बात डॉक्टर अशोक राव जी ने रखी, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि आने वाले समय में इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अराउंड हमको छोटे छोटे सारे देश में स्वास्थ्य के जन आंदोलन विकसित करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य प्रेमियों को, समाज के लोगों को, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को, वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं को, इनको सबको जोड़कर, क्योंकि आप डॉक्टर होने के नाते ये अप्रिशिएट कर सकते हो कि हेल्थ में 70, 80, 90% तो प्रिवेंशन है। हेल्थ को अगर जीने का अंदाज हम लोगों को सिखा दें, लोगों को हम फिजिकल एक्टिविटी करना सिखा दें, लोगों को ईट राइट सिखा दें, लोगों को योग करना सिखा दें, लोगों को मेडिटेशन करना सिखा दें, तो बहुत सारी बीमारियों से तो हम उनको वैसे ही मुक्ति दिला सकते हैं। तो आने वाले समय के अंदर जो जिस प्रकार के स्वास्थ्य के जन आंदोलन को हम लोग सब विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें हमारे ये जो डॉक्टर सेल की यूनिट्स हैं, ये अगर सारे देश के अंदर इनकी जो वर्किंग है, इनका जो जुरिस्डिक्शन है, वो उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अपने साथ में जोड़कर और किस प्रकार से हम उनके एक प्रकार से वॉलंटरी मेंटर्स के रूप में काम कर सकते हैं। तो मैं बड़े विश्वास के साथ, इतने साल हेल्थ में मैंने जितना काम किया है, जो उसके हिसाब से जो भी अनुभव है, बहुत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन में सभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कमेटीज़ के ऊपर बहुत साल काम करने का मौका मिला है। भारत के पास अभूतपूर्व योग्यता है और बहुत अभूतपूर्व क्षमता है। और अभी जो समय चल रहा है, इसमें एक अभूतपूर्व प्रधानमंत्री भी भारत के पास है, जो बहुत विजनरी है, जज्बे वाला है, उनकी लंबी सोच है। वो 2022 में नया भारत बनाना चाहते हैं, अल्टीमेटली विश्व गुरु भारत दोबारा से बनाना चाहते हैं, गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, हर देशवासी के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाना चाहते हैं, हर बच्चे को स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। सब वैक्सीन्स, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के खिलाफ है, वो एक एक बच्चे को निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो सुनिश्चित करना चाहते हैं हम लोग कि किसी भी माँ के लिए भारत के अंदर गर्भवती होना ये अभिशाप नहीं बनना चाहिए, ये उसके लिए बून होना चाहिए। और किसी भी तरीके से एक एक करके हम इस देश से बहुत सारी बीमारियों को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया 2030 तक सोचती है, भारत 2025 तक टीबी को जड़ से समाप्त करना चाहता है। आप जानते हैं कि मीजल्स, रूबेला जैसी बीमारियों को हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। लेप्रोसी के एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए, काला आजार के एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने
मेडिकल सिस्टम्स को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर एक सुविधा जो है इस मोबाइल टेलीफोन के अंदर हर भारतवासी को उपलब्ध हो जाए। इसलिए देश की एक एक पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाया गया है। इस फ़ोन के अंदर सब प्रकार की एजुकेशन, सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार का बैंक का ट्रांजैक्शन, सब प्रकार से डायरेक्ट बैंक में आदमी के सारी योजनाओं का ट्रांसफ़र, और अब जो इतना बड़ा मिशन जो कि मैं समझता हूँ कम से कम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार करके इम्प्लीमेंट करने के लिए जो काम शुरू हुआ है, इसकी औपचारिक अभी घोषणा हुई है। अभी शुरुआती कुछ महीने में 2-3 महीने हम लोग इसको 6 यूनियन टेरिटरीज़ में लागू करके फिर सारे देश में रोल आउट करने वाले हैं। अभी ऑलरेडी देश के अंदर उस दूर दराज के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ देश के अंदर जो देश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ हम लोगों ने टेलीमेडिसिन से संपर्क स्थापित कर दिया है। 1.5 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस हो चुके हैं 23 स्टेट्स में, और 5 लाख रोज़ कंसल्टेशंस रोज़ के करने का जो है ये इमीडिएट टारगेट हम लोगों का है। यानी ई फार्मेसी के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक बड़ा भारत के अंदर असाधारण आंदोलन स्वास्थ्य का हम लोग विकसित करने की सारी कोशिश में लगे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करने की बात हो, तो आपको सुनकर खुशी होगी कि इस समय खाली कोई 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नए उन पर काम नहीं हो रहा है। 157 नए मेडिकल कॉलेजेस भारत सरकार के सहयोग से सारे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित होने की योजना पर ऑलरेडी काम हो रहा है। आए दिन हम लोग उनको इनॉग्रेट करते हैं। मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिस्टोरिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो काम कभी नहीं हुए उनके करिकुलम के अंदर जो चेंजेस के वो सारे के सारे होकर और इम्प्लीमेंट हुए हैं अभी पिछले समय के अंदर। और सारे देश भर के अंदर बड़े पैमाने पर MBBS की सीट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स, सुपर स्पेशलिटी की सीट्स, DNB की सीट्स, ये सारी की सारी बढ़ाने के लिए, यानी आने वाले समय और फिर जितने मेडिकल प्रोफेशन को कंट्रोल करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी सब उनको उनके अंदर से करप्शन को एक तरफ से एलिमिनेट करके और फिर ट्रांसपेरेंट, पॉजिटिव, विजनरी, इस तरह के जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त करके अब नेशनल मेडिकल कमीशन लागू होने वाला है, ऐसे ही डेंटल के फील्ड में, नर्सिंग के फील्ड में आने वाले समय में आप देखेंगे। अभी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बिल जो है आने वाले इसी सेशन में शायद भारत में इस पार्लियामेंट में पास होगा, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है देश के अंदर उपलब्ध होने वाले हैं। तो मेडिकल एजुकेशन से लेकर और शायद जितने भी फील्ड्स इमेजिन हो सकते हैं, अभी इस कार्यक्रम में उतने विस्तार से शायद चर्चा करना संभव ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो मेडिकल सेल है ये एक विशेष जिम्मेदारी अपनी लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य को अगर हमको, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सफल कोई मॉडल हेल्थ फॉर ऑल का किसी देश के अंदर विकसित हो सकता है, उसके लिए पब्लिक हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, इसको बहुत स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हम लोग को ज़रूरत पड़ने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम विकसित कर सकते हैं। अभी ज़रूरत पड़ी तो 15,000 से ज़्यादा कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड के हेल्थ फैसिलिटीज़, कोविड के केयर सेंटर्स और इसी तरह से 10,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स, और इन सब में मिलाकर 25 लाख बेड्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिए एक्सक्लूसिव देश के अंदर। जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का नीचे तक एक्सपेंशन का बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि पब्लिक हेल्थ और दूसरी चीज़ों को अगर ठीक ढंग से स्ट्रांगली अगर उन पर फोकस नहीं है, तो अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश भी जिसके पास इतना बड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको भी कोरोना से जंग लड़ने के अंदर कितनी कठिनाई हुई। और जिस प्रकार का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कम्युनिटी सर्वेलेंस भारत ने करके दिखाया,
यानी ऐसे ऐसे मेरे पास उदाहरण है कि एक केस मिला तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते करते 150, 200, 250 तक कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके और भारत ने टेस्ट कर डाला, उनको आइसोलेट कर दिया, उनको अस्पताल के अंदर जो है ट्रीटमेंट उपलब्ध करा दिया, जिनको होम के अंदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो सारा कुछ करा दिया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस अवसर पर आप सब लोग एक नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएं। कुछ सवालों के बारे में जो बात किया गया है, जैसे आपकी बात ठीक है कि अभी हम लोगों ने जब देखा कि शुरुआती दौर में ये स्टिग्मा ये कोविड का इलाज करने वालों के साथ भी जुड़ रहा था और इतना भय था समाज में, और उसके कारण बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स वगैरह के साथ जो है असॉल्ट्स हो रहे थे, दूसरे हो रहे थे, तो उस समय इमरजेंसी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करा और ये इंडियन एपिडेमिक एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करके जो डॉक्टर के ऊपर अगर कोई भी असॉल्ट करेगा तो किस प्रकार का पनिशमेंट होगा, डॉक्टर की अगर और प्रोफेशनल्स की इस सारे के अंदर कोई अगर किसी भी प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होगी तो 200 करोड़ से ऊपर की वो योजना है जिसको कि लागू किया सारे देश में। और जैसा कहा गया जल्दी, आप विश्वास नहीं कर सकते कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में ये हर हफ्ते चर्चा करती है, इसकी लिस्टें बनती हैं कि किस स्टेट से कितना परस्यू करके ऐसे लोगों की लिस्टें समय पर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। उनको जो अभी आप लोगों ने किसी ने रेज किया कि भाई उनको जल्दी से उनका जो भी इंश्योरेंस का जो मनी है वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो उनके जाने का कष्ट तो हम लोगों के लिए बहुत भयावह है। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के बारे में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में, उनकी सर्विसेज के एक्सपेंशन के बारे में रूरल एरिया में, ये सारे विषयों पर भारत सरकार की बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। जहाँ जहाँ पर भी लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, 2 प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के किसी चीज़ के साथ जुड़कर बनाना चाहते हैं, इतने प्रकार के रिफॉर्म्स मेडिकल एजुकेशन में हो रहे हैं, उनका विस्तार से जो है कोई चर्चा करना अभी यहाँ पे संभव नहीं है। जितने जो सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज है, आप भी सब लोग जानते हैं कि उसका एक मैकेनिज़्म इतने वर्षों से डेवलप हुआ है कि हम MBBS करते हैं, इंटर्नशिप होता है, हाउस जॉब होता है, फिर हम MD मेडिसिन करते हैं, उसके बाद एक किसी विधा के अंदर हम जो है हम MD मेडिसिन करके मान लीजिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जाना है या किसी दूसरे हमने न्यूरोलॉजी में जाना है, किस में भी जाना है हम जा सकते हैं। तो ये शायद लॉ की तरह के कोर्सेज नहीं हो सकते कि 12th करने के बाद हमने सीधा 5 साल का लॉ का कोर्स कर दिया, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन जो भी सुझाव वगैरह आपकी तरफ से, जो कुपोषित बच्चों के लिए बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम है ये मैल न्यूट्रिशन के, पिछले समय में पोषण मिशन जो लॉन्च हुआ है, जो एनीमिया मुक्त भारत का जो काम हो रहा है, उसमें ये मिल्क बैंक वगैरह, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो ऑलरेडी जो है काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत के अंदर ऑलरेडी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग जो है हेल्प दे चुके हैं। अभी आने वाले समय में, अल्टीमेटली आने वाले वर्षों में ये जो प्रोग्राम है, हमें हमारा लक्ष्य यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ बढ़ने का है। तो चारों तरफ से सारी चीज़ों को समेट के और कैसे सबके लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराया जाए, इसमें जो भी और रिफॉर्म्स हैं और भी सजेशंस आप देना चाहते हैं, उन सारे सजेशंस को जो है हम लोग जो है इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। PPE किट्स वगैरह के बारे में तो मैं समझता हूँ अभी इतने प्रकार के अभी रिफॉर्म्स हुए हैं, इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह के अंदर शुरुआती दौर में जो है उस एक्ट को लागू कर दिया गया था, ताकि इनकी जो ब्लैक मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले बंद हो चुकी है। दंत चिकित्सकों के बारे में भी बहुत सारी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत तरह की स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। ऑलरेडी ओरल हेल्थ पॉलिसी जो है भारत सरकार ने पहली बार बनाई है अपनी, जो है इसी हमारे पिछले कार्यकाल के अंदर जो है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और आने वाले समय में जैसा पूछा गया, तो अभी पूरे ब्लॉक लेवल पर, यानी जो अभी ये लेबॉर्ट्रीज और इन सब बातों की चर्चा आपने इतनी सुनी, ब्लॉक लेवल पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ देश में डेवलप हो,
ब्लॉक लेवल पर इन्फेक्शस डिजीज़ के आइदर डेडिकेटेड अस्पताल या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अस्पतालों के अंदर उनके जो है औपचारिक जो है इन्फेक्शस डिजीज़ के ब्लॉक्स वगैरह, ये ऐसा बहुत बड़ा, यानी आज अगर मान लीजिए हमारे पास एक NIV पुणे है तो ऐसे हम देश में क्या 5 उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह की कई चीज़ों के ऊपर आने वाले 5 वर्षों की जो हमारी योजनाएं हैं उनके अंदर हमने अपने आत्मनिर्भर भारत के अंदर सब प्रकार के प्लान्स जो है उनको बनाकर रखा है। शायद इस प्रकार के कार्यक्रम में जिसमें हमने आधा घंटे का समय रखा था, 1 घंटा पहले हो चुका है, एक एक बात की विस्तार से चर्चा करना शायद संभव ना हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी ये हमारा कोविड का ये जो समय है, जो ठीक ही कहा गया कि इसको हमारे लिए चुनौती है लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी के अंदर बदलना है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस क्राइसिस के दौरान सीखे हैं। देश के लिए, समाज के लिए एक नया नॉर्मल विकसित हुआ है। ये ऐसा नहीं था कि ये डिजिटल इंडिया और ये फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, लेकिन हमारा सबका, सारे देश का ध्यान जो प्रधानमंत्री जी का पहला या दूसरा कैबिनेट नोट डिजिटल इंडिया के बारे में था 2014 में, और तब से लगातार हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के ऊपर कितना काम उनकी मार्गदर्शन में हो रहा है। आज जो है वो डिजिटल इंडिया को हम लोग कोविड के दौरान सही मायने में यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं अपने सारे इतने वरिष्ठ साथियों के दर्शन भी कर पा रहा हूँ, उनके बात भी सुन पा रहा हूँ, उनसे बात भी कर पा रहा हूँ। तो मैं आज के इस अवसर पर आपको, समय चूँकि हो गया काफ़ी, हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर भी आपके जो भी आगे आने वाले समय में हम लोग और इस तरह के बड़े पैमाने पर सम्मेलन करेंगे, आपके और फीडबैक्स लेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, पूरी अपनी समर्पण भाव के साथ जो आपने अपने संगठन में सीखा है, हम समाज की सेवा के लिए, समाज के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, समाज के लोगों को सही हेल्थ एजुकेशन और वे ऑफ लाइफ जो उन्हें जीने के लिए ज़रूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी ओर अगर हम लोग ठीक प्रकार से गाइड करेंगे, अपने इर्द गिर्द का ही अगर हम जिम्मा लेंगे, और उसके अंदर जो खासकर जो हमारे यंग लोग हैं, यंग हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, इनको एक प्रकार से हम हेल्थ के अंदर अपने सेनानी बनाने की एक कोशिश करेंगे, तो जो हेल्थ है वो भारत की सिनेरियो को हम बहुत जल्दी और ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे। और भारत के पास ही वो DNA है, वो योग्यता है, वो क्षमता है, वो अब अनुभव भी है इतने सालों के अंदर, जिसमें वो हर चीज़ के सफल मॉडल विकसित कर सकता है, जिनको सारी दुनिया इम्यूलेट करे, हम सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज अपने दर्शन करने का मौका दिया, और पद्म भूषण डॉक्टर अशोक राव जी को भी मैं हृदय से, वो तो हम सब के अधिकारी हैं, वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, वो तो हमारे लिए माननीय क्षेत्रीय संघ चालक ही रहेंगे, तो उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। बहुत बहुत आपके सबके स्वास्थ्य की, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की, आपके मरीजों के, आपके मित्रों के सबके बेहतर स्वास्थ्य की मैं कल्पना और कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपने जो हमें इंफॉर्मेशन एंड मार्गदर्शन किया, मैं सारे देश के मेडिकल फैकल्टी की वजह ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ, और आपने हमें बहुमूल्य जो समय दिया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सर, अब मैं हमारे प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर बाला साहेब नरकरी जी को आभार प्रदर्शन करने की विनती करती हूँ। नमस्कार सर। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य आयोजित फेसबुक लाइव इस मीटिंग में भारत के लाखों डॉक्टरों को केंद्रीय आरोग्य मंत्री
श्री हर्षवर्धन जी ने जो बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन किया, हम उनके आभार मानते हैं। पद्म भूषण डॉक्टर अशोकराव कुकडे सर, संस्थापक विवेकानंद हॉस्पिटल लातूर सर का भी हम आभार मानते हैं, और जिन्होंने महाराष्ट्र में वैद्यकीय प्रकोष्ठ को राज्य से गांव तक पहुंचाया, ऐसे हमारे महाराष्ट्र संयोजक डॉक्टर अजीत जी गोपछड़े सर का भी हम आभार मानते हैं, और फेसबुक लाइव में सब पार्टिसिपेट डॉक्टरों का हम आभार मानते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, ऐसी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको लंबी उम्र दे और आरोग्य सुख संपन्नता दे, ये प्रार्थना करता हूँ। और आपसे फिर से एक बार आप दोनों माननीय व्यक्तियों का फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।